कुंडली में कौन कौन से राजयोग होते हैं? क्योंकि जब हम दशाओं को देखते हैं, दशाओं का आकलन करते हैं, तो उसमें राजयोग, धन योग या कोई दुर्योग है। और जब उस ग्रह की दशा आती है तो उस व्यक्ति का जीवन वो कैसा रहेगा, कैसी उसको दशा रहेगी। तो डिपेंड करती है कि आपका वो ग्रह वो राजयोग में है, धन योग में है, या किसी दुर्योग में है। दशाओं का आकलन करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे राजयोग हैं, बहुत सारे धन योग हैं, बहुत सारे दुर्योग हैं, लेकिन हम उनमें से जो मुख्य मुख्य वो पढ़ेंगे। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उनमें से भी 300 योग हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम आते हैं। तो सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी राजयोग। सबसे पहले है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। कुंडली का जो केंद्र भाव होता है 1, 4, 7 और 10। कुंडली का केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10। ये क्या है? विष्णु स्थान है। ये विष्णु स्थान है। पंचम और नवम, फिफ्थ और नाइन्थ जो हाउस है वो लक्ष्मी स्थान। जब इन दोनों में से, जैसे केंद्र में से, केंद्र का कोई भी स्वामी है, केंद्र का कोई भी ग्रह स्वामी है, और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठे हो कुंडली में कहीं पर भी, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी कहीं पर भी एक साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे की राशि में हो, या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, तो उनका संबंध हो जाता है, और उसे विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहेंगे। उसे विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहेंगे। कोई एक ग्रह भी राजयोग बना सकता है। कोई एक ग्रह भी राजयोग बना सकता है। जैसे केंद्र का स्वामी कोई भी हो सकता है। किसी कुंडली में केंद्र का स्वामी कोई भी हो सकता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तब भी वो राजयोग बनेगा। या त्रिकोण का स्वामी, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, वो एक ग्रह भी राजयोग बनाता है।
वह ग्रह भी राजयोग बनाता है। ये इस प्रकार विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है। राजयोग क्या देते हैं हमें? राजयोग मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, उच्च पदवी प्रदान करते हैं। सर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि अगर जो 9th हाउस का स्वामी 4th हाउस में बैठ जाए। हाँ, वही करो मैं। त्रिकोण अच्छा, का स्वामी, जैसे पंचम या नवम का स्वामी केंद्र में बैठ जाए कहीं पर भी, कहीं पर भी, ठीक है, लगन में, या 7th हाउस में। केंद्र का स्वामी कोई भी हो, वो हम्म। पंचम में बैठ जाए या नवम में बैठ जाए, तो भी राजयोग बन जाता है। ठीक है। अब ये राजयोग ब्लेमिश कैसे होते हैं, दूषित कैसे होते हैं? कई बार क्या होता है कि राजयोग बना होता है और हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन राजयोग का उसको पूर्ण फल नहीं मिलता। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलता और ये दूषित हो जाते हैं? पराशर जी ने कहा है, ऋषि पराशर जी ने, जब त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी के साथ तीसरे, छठे और 11वें भाव का संबंध बन जाए। तीसरा, छठा और 11वें, क्योंकि क्या ये त्रिषडाया है, ये त्रिषडाया है। जब 3, 6, 11 के स्वामियों का केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी से संबंध बन जाए और वो राजयोग में हो, तो राजयोग ब्लेमिश हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। जैसे जैसे एक कुंडली है, अब इसमें देखिए आप, अब इसमें शनि और गुरु एक साथ बैठ जाए, तो क्या हो गया ये? गुरु कहाँ के स्वामी है? गुरु 9th हाउस के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है। अगर गुरु यहाँ पर अकेला बैठा है तब भी वो राजयोग बनाता है। साथ में शनि है, शनि त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध हो जाने से ये क्या हो गया? ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जो शनि है, शनि इसमें साथ साथ 11वें घर का स्वामी भी है। तो इसमें क्या हुआ? ये राजयोग दूषित हो जाता है, इसको राज शनि की दशा में वो फल नहीं मिलेंगे जो राजयोग के फल मिलने चाहिए। ऐसे ही
एक सेकंड। इसको सर फिर राजयोग कहेंगे ही नहीं मतलब। और जैसे इसमें को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सूर्य को करते हैं, यहाँ पर सूर्य और साथ में मंगल। पराशर जी ने मंगल अष्टम भाव को भी कहा है कि अष्टम भाव भी दूषित करता है। अब सूर्य पंचम हाउस के स्वामी है। सूर्य पंचम हाउस के स्वामी, मंगल कहाँ के हैं? लगन के स्वामी हैं। लग्नेश और पंचमेश का संबंध बना हुआ है, राजयोग है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। लेकिन पाराशर जी ने एक बात और कही है, यदि कोई ग्रह लग्नेश भी हो साथ में अष्टमेश भी हो, यानी कि लगन का स्वामी भी हो और साथ में आठवें घर का स्वामी भी हो, तो उस स्थिति में उसको शुभ फल ही मिलते हैं। क्योंकि लगन हमेशा शुभ होता है। तो ये ब्लेमिश तो हो जाएगा, राजयोग दूषित हो जाएगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जब राजयोग के साथ किसी ऐसे ग्रह का संबंध हो जाए जो तीसरे, छठे या 11वें घर का स्वामी हो, तो उस राजयोग को ब्लेमिश बोलते हैं, उसको दूषित बोलते हैं। तो जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे की राशि बैठे हो, तो वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहलाता है। या फिर त्रिकोण में से पंचम का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, तब भी राजयोग बनाएगा। नवम का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, वो भी राजयोग बनाएगा। एक ग्रह या इनमें से कोई भी घर का स्वामी, 1, 4, 7, 10, इनमें से कोई भी एक घर का स्वामी एक ग्रह नवम में या पंचम में बैठ जाए, वो भी राजयोग बनाता है। अगर मतलब सर केंद्र में बैठे रहो जी, फिर भी बनाएगा? अगर केंद्र का स्वामी केंद्र में ही होगा तब नहीं हाँ, बनाएगा। फिर नहीं अब बन रहा जी। उसके साथ मान लीजिए केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा किसके साथ है? सूर्य के साथ है। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? फोर्थ हाउस का। और सूर्य हम्म। कहाँ का? पंचम हाउस का। तो जब फोर्थ और पंचम दोनों एक युति हो गई, तब राजयोग बनाएंगे। अकेला अगर यहाँ पर सूर्य नहीं होता, कोई भी ग्रह नहीं होता, ना सामने होता ना के साथ होता त्रिकोण में से, तब वो राजयोग नहीं बनाता। अगर पांचवें का स्वामी या नवम का स्वामी साथ में बैठा होता, सामने होता या राशि परिवर्तन होता, तब बनाता। अकेला चंद्रमा यहां बैठे तो राजयोग नहीं बनाएगा। आगे है धन योग। जैसे धन ना योग एक कैसे? वृष कुंडली होती है, वृष की कुंडली हो गई जैसे एक, हाँ जी। वृष राशि की कुंडली हो गई जैसे। वृष राशि की, ठीक है। तो उसमें नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी शनि हो गया, और 11th उसका 10th हाउस का भी लॉर्ड शनि हो गया। तभी शनि राजयोग में है।
शनि हम्म, शनि 10th का भी स्वामी है हम्म। और 9th का भी स्वामी है। तो शनि क्या हुआ? शनि राजयोग कारक हो गया। और इनका जो शनि है, अगर जो 6th हाउस में बैठ जाए तो? संबंध कहीं बने वो कोई दिक्कत नहीं है। छठे 8वें, जैसे मान लीजिए ये है कुंडली है, इस कुंडली में यदि यहाँ पर शनि और सूर्य बैठ जाए, छठा हाउस है, राजयोग छठे 8वें 12वें किसी भी घर में बने, उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो राजयोग के ही फल देगा। लेकिन किस घर में राजयोग बनता है, हमने उस दशा में उस घर को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि इसी लगन में हम्म। और 8th हाउस में सूर्य और शुक्र बैठ जाएं, सूर्य और शुक्र बैठ जाएं, ठीक है। तो क्योंकि अब शुक्र तो हमारे लगन का भी लॉर्ड हो गया और 6th हाउस का भी हो गया। ये राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य केंद्र का स्वामी है, शुक्र भी केंद्र का स्वामी है, अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ मैं ठीक है। कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और छठे घर का स्वामी सूर्य है, छठा हाँ घर जी जी। राजयोग में नहीं आता, ठीक तब है, नहीं बनेगा। ठीक है। राजयोग किसी बुरे घर में बनता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि का राजयोग कहाँ बना है? 6th हाउस में। जब सूर्य या शनि की दशा आएगी, उस समय व्यक्ति को छठे घर को यूज करना पड़ेगा, छठे घर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे, तब उनको राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। छठा घर क्या है? सर्विस का है, मेडिकल का है, कोर्ट केस का है। सामने क्या है? 12वां घर है, विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, घर से दूर का है। यदि ये व्यक्ति एमएनसी कंपनी में, घर से दूर, विदेश में कहीं पर भी जॉब करे, तो इसके लिए राजयोग के पूर्ण फल मिलेंगे। अगर ये इस दशा में कोई व्यापार करता है, तो इसको राजयोग के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। तो व्यापार तो सप्तम हाउस है। अगर यही राजयोग सप्तम हाउस में बनता, फिर वो व्यापार करे, फिर वो व्यापार करे। अगर यही राजयोग थर्ड हाउस में बने, फिर थर्ड हाउस को यूज करना पड़ेगा। मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, फ्रेंचाइजी है, कमीशनिंग है, एजेंसी है, यूट्यूब है, उनको यूज करें। जिस घर में जो राजयोग बनता है, हमें उस घर को यूज करना पड़ेगा, तब उस राजयोग के पूर्ण फल मिलेंगे। आगे धन योग। धन योग के लिए सेकंड, 5th, 9th और 11th। धन सर योग के लिए। सर हाँ जी, विष्णु लक्ष्मी में ही एक और पूछ रहा था मैं। बोलो। मान लो ये हमारी मिथुन लगन की राशि हो, वो कुंडली हो। आवाज आवाज कम आ रही है आपकी। सर मिथुन लगन की कुंडली हो। कौन सी लगन की? मिथुन लगन की, मिथुन। मिथुन लगन, एक सेकंड। ये मिथुन लगन आ गई, बोलो। मिथुन की में अब जैसे शनि हो, अब 10वें के भी और ये सॉरी 8th के भी और 9th के भी हो गए। शनि 8th के भी है, 9th के भी है। हाँ हाँ और कहाँ बैठ गए? 10th हाउस में बैठे हैं। हाँ हाँ। और तब इसी भी के साथ शनि मतलब कहाँ बैठा है? शनि मान लो यहीं पे बैठे हो और ये इसके बैठा साथ हुआ, कुछ ठीक और है। भी बैठा हो। हाँ हाँ। तो शनि 9th हाउस के स्वामी होकर 10th हाउस में बैठ गए, यानी कि शनि का अधिकार कहाँ हो गया? 9th हाउस पर भी, और जहां बैठे वहां पर भी। तो शनि राजयोग कारक है, शनि योग कारक है, लेकिन साथ में 8वें घर का स्वामी है। तो हम्म, यहाँ पर
वो क्या हुआ, ब्लेमिश हो गया। वो पूर्ण फल, उसको वो राजयोग के फल नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। मिलेंगे, योग कारक है, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जितने सोचते हैं वो फल नहीं मिलेगा जो राजयोग के पूर्ण फल मिलने चाहिए। अच्छा करके जाएगा शनि यहाँ पर। अगर शनि की दशा में यहाँ पर नौवां घर शुभ होता है, 10वां घर शुभ होता है, 8वां घर अशुभ है, तो शनि की दशा में यह व्यक्ति यदि 8वें घर से संबंधित कार्य करे, एस्ट्रोलॉजी करे, इंश्योरेंस करे, रिसर्च करे, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मेडिकल, माइनिंग, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, अगर इनसे संबंधित कार्य करें तो दशा इनके लिए बेस्ट जाएगी। सर अगर जो ये बंदे के इसी लगन में, लगन के अंदर ही शनि और गुरु बैठे हों, आप शनि और गुरु लगन में बैठे हों, इसी लगन में, इसी लगन में हाँ जी, शनि और गुरु लगन में बैठे हों, तो फिर क्या उस दशा में उनको व्यापार करना चाहिए। नहीं वो राजयोग, वो कौन से लिख सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी राजयोग। बनेगा, अच्छा। क्योंकि गुरु कहाँ के स्वामी है, 10th हाउस के हैं, सप्तम हम्म, हाउस के हैं। 10th और सप्तम क्या केंद्र है, और शनि कहाँ के हैं, त्रिकोण के स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी का जब आपस में संबंध होगा कहीं पर भी हो तो राजयोग बन जाता है। वो तो कहीं पर भी हो। ये भी ब्लेमिश होगा क्या, क्योंकि 8th हाउस का भी लॉर्ड है वो। हाँ, थोड़ा कमी आएगी इसमें, कमी तो पर आएगी। जैसे कहते हैं ना, कभी लगन में तो कोई भी ग्रह बैठा हो वो शुभ फल देता है। वो चीज अलग है, लेकिन बात अच्छा। करें राजयोग की। हम्म। और लगन में बैठा हुआ हर ग्रह शुभ होता है ऐसा नहीं है, लगनेश शुभ होता है। अच्छा लग्नेश। लग्नेश शुभ होता है, लगन में बैठा हुआ ग्रह शुभ हो सभी ऐसा नहीं होता। लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी शुभ होता है। लगन के अंदर बैठा हुआ कोई ग्रह वो हमेशा शुभ होगा ऐसा नहीं कह सकते। ओके ठीक है। लेकिन कई बार लग्नेश भी अशुभ हो जाता है। कैसे होता है, जब लग्नेश बुरे घर के स्वामी के साथ बैठा हो तो उसकी आपस में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। लगन के स्वामी के साथ 11वें घर का स्वामी बैठा हो, 11वां घर क्या है, त्रिषडाया है, तो लगन के स्वामी के गुण 11वें के स्वामी में आ गए, और 11वें के स्वामी गुण लग्नेश में आ गए, तो लग्नेश बुरा हो गया और 11वें घर का स्वामी शुभ हो गया। तो इस अगर प्रकार सर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी त्रिशदायक घर में बैठ जाए सर, तो कोई भी दिक्कत राजयोग नहीं है, माना जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी, जैसे देखिए, यदि गुरु और शनि, यदि थर्ड हाउस त्रिशडाया है, गुरु और शनि यहाँ पर बैठ गए और राजयोग बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और राजयोग किसी भी घर में बने उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि उनके साथ जो ग्रह बैठा है वो त्रिशडाय का स्वामी नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे यहाँ पर साथ में मंगल बैठ जाए, मंगल कहाँ का स्वामी है, छठे और 11वें घर का स्वामी है, तो इस राजयोग को दिम्म कौन लगाएगा, मंगल। और राजयोग छठे, 8वें, 11वें, 12वें किसी भी घर में बने उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें कहाँ होगी, जब उनके साथ बैठा हुआ ग्रह है या उन दोनों में से कोई भी ग्रह तीसरे, छठे या 11वें, 8वें घर का स्वामी ना हो। यहां तक क्लियर है। आगे
धन योग की बात करते हैं। धन योग सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, वही सेम फॉर्मूला है। इन चार घरों में, इन चारों घरों के स्वामी हैं जो सेकंड हाउस के स्वामी, फिफ्थ हाउस के स्वामी, नाइन्थ हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी। इनमें से किन्हीं भी दो घरों के स्वामी, इनमें से किन्हीं भी दो घरों के स्वामी एक साथ बैठ जाएं, कहीं पर भी आमने सामने बैठे हों या एक दूसरे की राशि में बैठे हों, या एक दूसरे की राशि में बैठे हों, तो धन योग कहलाएगा। जैसे शुक्र और सूर्य। शुक्र क्या है? सेकंड हाउस लॉर्ड है। सूर्य क्या है? फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। सूर्य और शुक्र एक साथ फोर्थ हाउस में बैठे। जब सूर्य या शुक्र की दशा आएगी तो व्यक्ति को फोर्थ हाउस से संबंधित वस्तुओं से धन की प्राप्ति होगी। फोर्थ हाउस क्या है? वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, जो फोर्थ हाउस से संबंधित चीजें, उनसे उनको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि किसी भी, चाहे धन योग हो, राजयोग हो, दुर्योग हो, उसको घटित होने के लिए कोई न कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई न कोई घर चाहिए। फोन पे पर अब ये धन योग कौन से घर में बना है? फोर्थ में बना है, तो धन कहाँ से मिलेगा? फोर्थ हाउस से मिलेगा। या फिर जो ग्रहों के कारक तो हैं, शुक्र क्या है? कपड़ा भी है। शुक्र क्या है? लग्जरी चीजें हैं। सूर्य क्या है? राजा है, राज्य से। यानी कि जब भी किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा शुरू होती है तो सबसे पहले ग्रहों के कारक तो एक्टिव होते हैं। शुक्र शादी का कारक भी है, शुक्र वाहन का कारक भी है, लग्जरी लाइफ का कारक भी है, सजावट की जो चीजें हैं उनका कारक भी है। तो उन चीजों से भी धन की प्राप्ति होती है। इन सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इनमें से किसी भी दो घरों का संबंध एक दूसरे के साथ बैठे हों, आमने सामने देख रहे हो, या एक दूसरे की राशि में हो,
या फिर सेकंड हाउस का स्वामी पंचम में, नवम में या 11वें घर में बैठ जाए, यानी कि एक ग्रह भी धन योग बना सकता है, एक ग्रह भी धन योग बना सकता है। सर हाँ जी, किसी का पंचम का स्वामी ही नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो? 10th में नहीं, 11th में बैठ जाए नहीं, नाइन्थ हाउस में तब भी बनेगा, पंचम का स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो? तब भी राज धन योग बनेगा। और 11th में नाइन्थ, बैठ जाए, सेकंड में बैठ जाए, या फिर नाइन्थ हाउस का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो भी बनेगा? बिल्कुल 9th हाउस का स्वामी, यानी कि जो चार घर है ना, इन चारों के स्वामी इन चारों ही घरों में अकेले अकेले बैठ जाएं तब भी वो धन योग बनाते हैं, तभी वो धन योग बनाते हैं। चंद्रमा से 10th हाउस में जो ग्रह बैठता है, कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा है, कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा है, उस घर से 10वें घर में जो ग्रह बैठेगा वह भी धन कारक होता है, धन देने वाला होता है। चंद्रमा से 10वें स्थान में जो ग्रह बैठता है, उस ग्रह की दशा या अंतर दशा में भी धन योग बनता है। आगे एक और लिखेंगे, 3, 6, 8 भाव में या इनके स्वामी भाव में या इनके स्वामी नीच राशि में बैठ जाएं, अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, वे विराज योग बनाते हैं। सर नीच राशि का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया अभी। अभी तक आप ही पता नीच राशि होती कौन सी है, फिर आपने किया ही नहीं पीछे फिर। नीच राशि सर मेरे को समझ में नहीं आई ढंग से, या पता नहीं लग पाया। देखो, कोई ग्रह जैसे नीच राशि में बैठ जाए सर, वो हो गया। हर ग्रह की अपनी उच्च राशि होती है और हर ग्रह की अपनी नीच राशि होती है। हर व्यक्ति हर जगह अच्छा महसूस नहीं करता और हर जगह बुरा महसूस नहीं करता। उसके लिए कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहाँ उसको आनंद आता है बैठने में, वहां पर रहने पर। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ उसको बदबू आती है, वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है, वो अपने आप को अनसिक्योर फील करता है। तो ग्रह भी क्या करते हैं, ग्रहों के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अच्छा फील करते हैं, या कहीं ऐसे होते हैं जहां पर उनको अच्छा नहीं लगता, वो वहां पर अच्छे रिजल्ट नहीं देते, वो अपने आप को अच्छा महसूस वहां पर नहीं करते। जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं,
ये देखो, सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। कुंडली के 12 भावों में यदि सूर्य मेष राशि में बैठे होंगे तो वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। कुंडली में सूर्य यदि मेष राशि में है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य अपनी उच्च राशि में है। यदि तुला राशि में है तो वो क्या हुए, वो नीच राशि में बैठ जाते हैं। तो सूर्य की उच्च राशि क्या है, मेष, और नीच राशि क्या है, तुला। शनि तुला में बैठते हैं तो उच्च के कहलाएंगे, मेष में बैठते हैं तो नीच के कहलाएंगे। मंगल मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हैं। गुरु कर्क में उच्च के हैं, मकर में नीच के हैं। बुध यदि कन्या राशि में बैठते हैं तो अपनी उच्च राशि में बैठ जाते हैं। मीन में बैठते हैं तो वो नीच राशि में बैठ जाते हैं। शुक्र यदि मीन राशि में है तो उच्च के हैं, कन्या राशि में है तो वो नीच के हैं। चंद्रमा वृष में उच्च के हैं, वृश्चिक में नीच के, यानी कि हर ग्रह को दो जगह ऐसी मिली है, एक अच्छा महसूस करते हैं कि बुरा महसूस करते हैं। उच्च की राशि में बैठे हैं तो वो अच्छा हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। नीच की राशि में बैठे तो वो कमजोर हो जाते हैं, वो अपना अच्छा वो महसूस नहीं करते। ये ग्रहों की उच्च और नीच राशियां हैं। 12 भाव में, 12 घरों में जहां ये बैठते हैं, सूर्य मेष में बैठे हैं 12 भाव में कहीं पर भी, तो उच्च के सूर्य कहलाएंगे। सूर्य 12 घरों में कहीं पर भी तुला राशि में बैठे तो वो नीच के सूर्य कहलाएंगे। उच्च के सूर्य में क्या होता है, उच्च यानी कि व्यक्ति के अंदर पावर होती है, स्वाभिमानी होता है, पराक्रमी होता है। और नीच राशि यानी कि वो कमजोर कहलाता है, वहां पर उसके अंदर पावर नहीं रहती। लेकिन जो हम पढ़ा रहा हूं आपको अब आगे, कुछ घर ऐसे हैं यदि उनके स्वामी नीच के हो जाएं तो राजयोग बनाते हैं। कुंडली के कुछ घर ऐसे हैं यदि उनके स्वामी नीच राशि के हो जाएं, नीच राशि में बैठ जाएं तो वो राजयोग बनाते हैं। या उन घरों में कोई ग्रह नीच राशि में आकर बैठ जाए तब भी वह राजयोग बनाते हैं। लिखेंगे तीसरा, छठा और आठवां। तीसरा, छठा और आठवां जो घर है, उनके जो स्वामी है कोई भी हो सकते हैं, कुंडली में अलग अलग। तीसरे, छठे, आठवें घर के स्वामी यदि अपनी नीच राशि में बैठ जाएं कहीं पर भी तो अराजयोग कारक बन जाते हैं। तो राजयोग कारक बन जाते हैं। या फिर तीसरे, छठे और आठवें घर में, या फिर तीसरे, छठे और आठवें घर में कोई ग्रह नीच राशि में बैठ जाए तब भी वह राजयोग कारक बन जाता है। जैसे कुंडली है,
छठे घर का स्वामी कौन है? बुध। बुध यही यदि बैठ जाए मीन राशि में, बुध मीन राशि में, बुध की जो मीन राशि क्या होती है वो नीच राशि होती है। तो यहां पर बुध क्या हो गया? राजयोग कारक बन गया। यहां पर बुध राजयोग कारक बन गया। आठवें स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल यदि मंगल यदि बैठ जाए कर्क राशि में, तो मंगल कर्क में नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। आठवें घर का स्वामी मंगल कर्क में बैठ जाता है, तो मंगल यहाँ पर क्या हुआ? नीच का हो गया। ये राजयोग बन गया। ये क्या बन गया? राजयोग। या कोई भी ग्रह है वो नीच का होकर तीसरे छठे या आठवें बैठे, तब भी वो राजयोग कारक बन जाता है। अगर यहां पर चंद्रमा बैठ जाए आठवें घर में, चंद्रमा चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, तब भी चंद्रमा राजयोग कारक बन जाते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए। यानी कि कुछ लोग पूछते हैं कि नीच के ग्रह क्या सारे बुरे होते हैं, या वो कौन से घर हैं जिनके स्वामी नीच के भी अच्छे होते हैं? वो कौन से घर हैं जिनके स्वामी नीच के होकर भी अच्छा फल देते हैं? वो है तीसरा, छठा और आठवां। तीसरे, छठे और आठवें घर के स्वामी यदि नीच के हैं तो राज और कारक बन जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। या फिर तीसरे, छठे, आठवें घर में कोई भी ग्रह जब बैठता हो नीच राशि में बैठा है, तो वो भी राजयोग कारक बन जाता है। आगे हम जो करेंगे इनके एग्जाम्पल बताएंगे आप कैसे ये काम करते हैं। हमने आज 3 किए हैं: विष्णु लक्ष्मी राजयोग, धन योग, और तीसरे, छठे और आठवें घर के स्वामी नीच के हैं तो भी वो राजयोग बनाते हैं। तो हमने 3 राजयोग की बात की। कल हम ये राजयोग काम कैसे करते हैं, कैसे कैसे और किन घरों से संबंधित हमें कार्य करना चाहिए इनकी दशा अंतरदशा में। जो टेक्निक है कंजक्शन टेक्निक, आपको याद होगी, जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उन दोनों ग्रहों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, याद है? तो टेक्निक कहाँ काम करती है? वो अंतरदशाओं पर काम करती है। आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कल आप उसको थोड़ा अभ्यास करना, फिर उसको बात करेंगे।
जैसे कुंडली, हमारे पास ये कुंडली आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करेंगे दशा कौन सी चली हुई है। सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल और कुछ नहीं, सबसे सिंपलेस्ट। दशा चेक करेंगे, दशा चली हुई है बुध की 2019 से 2036 तक। एक तो लंबी है, इस दौरान जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, तो वो कौन लेकर आएगा, वो अंतरदशा लेकर आएगी जीवन में उतार चढ़ाव। तो चेक करेंगे इस समय अंतरदशा किन की है। शुक्र की अंतरदशा चली हुई है। दो 2022 2022 से 2025 तक शुक्र की अंतरदशा चली हुई है। तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा, शुक्र पर रहेगा। शुक्र कुंडली में कहाँ बैठे, लगन में बैठे। साथ में कौन है, शनि है। शनि कहाँ के स्वामी है, सेकंड दूसरे हाउस ऑफिस। और थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। सेकंड हाउस क्या होता है, मार्के मार्केस होता है ना, मार्क भाव होता है। और थर्ड हाउस क्या होता है, त्रिशडाया। त्रिश यानी कि जो शनि और मार्केस भी है और त्रिशडाया भी है। मार्केस की अंतरदशा दशा में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। वो शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, या आर्थिक भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। और शुक्र के साथ बैठे हैं। और शुक्र कहाँ के स्वामी है, सिक्स्थ और 11th के। सिक्स्थ और 11th, ये भी त्रिशडाया है। तो आप सोचिए इस व्यक्ति के जीवन में कितनी उथल पुथल हुई होगी। शनि और शुक्र दोनों ही त्रिशडाया भी है, मार्केश भी है। और शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है। तो आपको लगता है कि इसके वैवाहिक जीवन में समस्या चली होंगी, दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि शुक्र भी इनका त्रिशडाया लॉर्ड है। और शनि के जो एट्रीब्यूट है, जो गुण कहाँ ट्रांसफर हो गए, शुक्र में। अब शनि क्या है, शनि पहले से मार के सब त्रिशडाया का स्वामी है। तो यानी कि परेशानी ज्यादा है, हम कह सकते हैं आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित, क्योंकि लगन में बैठा है, सातवें घर को देख रहा है। लगन में बैठे हैं, लगन क्या, हमारा शरीर है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, बीमार हो सकता है। लगन क्या है, हमारा हेड भी है, कोई मस्तिष्क परेशानी, कोई डिप्रेशन, वो भी हो सकता है। और सातवें हाउस को देख रहे हैं, लेकिन सामने से गुरु भी देख रहे हैं। गुरु क्या है, वक्री है। गुरु क्या है, वक्री है। बकरी। अब शुभ ग्रह वक्री हो गया, उल्टा रिजल्ट आएगा। चंद्रमा क्या है, आठवें घर का स्वामी है, यानी कि अष्टमेश का प्रभाव। लेकिन चंद्रमा और सूर्य को आठवें घर का दोष नहीं लगता। चंद्रमा या सूर्य जो आठवें घर के स्वामी होते हैं, तो उनको अष्टमेश का दोष नहीं नहीं लगता। लगता, वो इतना बुरा फल नहीं देते आठवें घर के स्वामी होकर भी। फिर भी शुक्र और शनि की युति बता रही है कि वैवाहिक जीवन में, शरीर में, धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है 2022 से 2025 तक। इतना बता सकते हैं। तो ये अंतर था, वो ऐसे देखते हैं।
थोड़ा ट्राई करके देखिए कल को तो कुंडलियों पर, फिर हम आगे उसके ऊपर बात करेंगे। फिर सिंपल पढ़ेंगे कैसे अंतरदशाओं को रीड करते हैं, और उससे पहले क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा, वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो कल हम अंतरदशाओं पर बात करेंगे, कैसे उसको पढ़ना है, और आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्या हुआ उस अंतरदशा के दौरान। कोई रिलेटिव है जिसको आप जानते हो, पता हो उनके जीवन में क्या हुआ है 4 साल पहले, 5 साल पहले, को समझने में और फिर आसानी हो जाती है, और साथ में कंफर्मेशन हो जाती है कि हम सही पढ़ रहे हैं। सही पढ़ो। आगे क्या होने वाला है वो भी हम, और ठीक है जी। तो कल तो मुझे किसी ना की कुंडली कुंडली है, दिखवानी थी किसी रिलेटिव की की है, ऐसी। किसी की है जिसको आप जानते हैं, आपके नजदीकी है, तो उसको अंतरदशा को पढ़ेंगे, आपका अभ्यास हो जाएगा कैसे अंतरदशा को पढ़ते हैं, कैसे यूज। ठीक है जी। और ठीक तो है सर। हाँ जी। एक कुंडली मेरे पास है सर, एक ऐसी। कल बात करेंगे उसके बारे में। आप उसको ठीक है सर। आप नोट कर लें कि इस समय जी। उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है ना। उसकी डेट ऑफ हाँ बर्थ जी। क्या है उस पर, जरा ट्राई करके देखूंगा, जरा बताएंगे। आपने एक काम करना, मेरी बात सुनो आप, बताओ हाँ कैसे जी सर। कैसे काम करते हैं कुंडलियों पर। हाँ हाँ। जिस व्यक्ति की कुंडली आपके पास है, हम्म, आप उस व्यक्ति से पूछ लें, अगर जॉब करता है उसकी जॉब कब लगी वो डेट लिख लें, शादी कब हुई वो डेट लिख लें, जीवन में कोई बदलाव आया है बड़ा वो लिख लें, कोई कोर्ट केस लड़ाई झगड़ा वो डेट लिख लें। ठीक है। संतान कब हुई है उनको वो डेट लिख लें। यानी कि 7 या 8 मुख्य मुख्य घटनाएं जो जीवन में हुई हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो बड़ा, कोई बड़ी बीमारी हुई हो शरीर के अंदर, वो डेट लिख लें उस बंदे पे पूछ कर, उस बंदे से पूछकर उसके जीवन की मुख्य मुख्य डेट लिख ले, अपने कॉपी पर नोट्स बना ले, फिर उनको चेक करें उस अंतरदशा में ऐसा क्यों हुआ। तब आप कुंडलियों को रीड करना सीख जाएंगे, और कोई घटना घटती है उसके पीछे कैसे वो, कौन से ग्रह कैसे काम करते हैं। आपने कल क्या करना है, 2 2 कुंडलियां जो आपके तब जानकार हो, और उनकी 4 या 5 मुख्य मुख्य घटनाएं डेट सहित लिख के रखनी है अपने पेज के ऊपर। फिर हम बात करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी। तो कल आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है। कल मिलते हैं, 8 बजे सभी आ जाया करो, हम्म। फिर 8:15 से फिर टाइम बढ़ जाता है 9:15। टाइमिंग हमारी 8 से 9 की ही है। ठीक है। आप अंतरदशाओं को फिर प्रत्यंतर दशाओं को मैं आपको सूक्ष्म दशा तक लेके जाऊंगा, यानी कि आज आपके साथ क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, वहां तक सूक्ष्म दशा आपको लेके जाएंगे। तो पहले हम काम करेंगे अंतरदशाओं पर, फिर प्रत्यंतर, फिर प्राण सूक्ष्म, नीचे ले जाएंगे, सूक्ष्म प्राण है ना नीचे ले जाएंगे। ठीक है। तो एक दिन, वन डे, वन बाय वन कैसे हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा 20 30 कुंडलियों पर। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। सभी को जय श्री जय जय राम। श्री श्री राम। राम जी, जय 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 श्री राम। श्री राम।